सामने देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सीरम जो है सोडियम का लेवल कितना होता है। आप लोग को पता होना चाहिए हमारे बॉडी में ब्लड में सीरम होता है, ठीक है ना। उस सीरम में अलग अलग तत्व मौजूद होते हैं जिसे हम लोग एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट के नाम देते हैं। तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब होता है, तो उसका एक रेंज होता है। तो हमारे बॉडी में जो सोडियम का लेवल होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, तो वह 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इतना सोडियम का लेवल होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है। वो था सोडियम का लेवल, यहाँ पे पोटेशियम का लेवल है। तो पोटेशियम लेवल 8 से 10, 3.5 से 5.1, 8 8.6 से 10.5, 3.0 से 4.5, इनमें से क्या होता है। तो माय डियर ऑप्शन नंबर बी 3.5 से लेकर 5.2 या कहीं कहीं 1 दिया रहता है, ठीक है। तो यही आंसर, और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब पूछता है, ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है। निम्न में से इंफेरियर वर्टेब्रा कौन सा है। जो वर्टेब्रा जो कशेरुक होता है वह कौन सा है जो इंफेरियर होता है। तो आप लोग को पता है सैक्रल वर्टेब्रा जो पूंछ के समान रीढ़ के हड्डी में सबसे निचला होता है, यही हमारा इंफेरियर वर्टेब्रा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा है, फेसियल नर्व जो है किस प्रकार के क्रेनियल नर्व है। तो माय डियर जो फेसियल नर्व है वह हमारा किस प्रकार का क्रेनियल नर्व है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जितना भी ऑर्गेन काम करता है वह सब नर्व तंत्रिका के ऊपर ही जो है हम किसी भी चीज के एहसास कर पाते हैं ब्रेन में। तो फेसियल नर्व जो होता है वह हमारा मिक्स जो है क्रेनियल नर्व है, ठीक है। यानी वह सेंसरी भी है, मोटर भी है, इसलिए जो है इसमें मिक्स जो है इसे कहा गया है, ठीक है। पांचवा नंबर का है, कहता है छठे नंबर का जो है क्रेनियल नर्व कौन सा है। छठे नंबर का सीएन कौन सा है। ऑप्टिक है, ठीक है, ट्रोकियल है, या फिर एब्डुसेंट है, या फिर जो है ग्लोसोफेरिंजल नर्व है। तो माय डियर जो छठा नंबर का जो हमारा नर्व है क्रेनियल नर्व वह एब्डुसेंट नर्व है, याद रखिएगा। छठे नंबर का जो नर्व है वह एब्डुसेंट नर्व है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। छठा नंबर का है, कहता है यूरिन का पीएच मान कितना होता है, ट्रू बताइए। इसका पीएच हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच हल्का क्षारीय होता है, कभी अम्लीय कभी क्षारीय होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं इससे पहले के वीडियो में कि जो पीएच मान होता है लगभग जो है आपको 6.8 के आसपास जो है यूरिन का पीएच मान होता है। तो 7 से कम है तो हल्का अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए, सातवां है, कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रॉस रूट जो है लेवल वर्कर नहीं है। कहता है ग्रॉस रूट लेवल वर्कर कौन सा है, मतलब कौन सा इसमें है जो रूट लेवल वर्कर नहीं, मतलब एक जड़ के तहत एक मूल कार्यकर्ता के रूप में कौन सा नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यह नहीं है, ठीक है। यह है, यह ग्रोथ रूट में है, यह गांव के लेवल पर काम करता है। आशा भी जो है एकदम जड़ लेवल पर है। ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक यह भी एकदम जड़ जो है स्वास्थ्य के एकदम जड़ जो है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये स्वास्थ्य सहायक होता है हेल्थ असिस्टेंट, यह जो है आपको न गांव में न मुहल्ला में मिलेगा, यह जो है मूल रूट में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा आंगनबाड़ी हो, आशा हो, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक हो, यह सब मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में काम करती है, ठीक है। आठवां नंबर का है, पीएचसी का प्रबंध यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो मैनेजमेंट का काम होता है कौन देखरेख करता है। एएनएम, नर्स ग्रेड 1, मेडिकल ऑफिसर, पीएमओ, ईआरटी। तो आपको पता होना चाहिए पीएचसी जो होता है वहां पे पीएचसी का प्रभारी एक एमओ ही होता है, ठीक है ना। एमओ ही। अगर आपसे पीएचसी का स्टाफ पैटर्न पूछेगा तो पीएचसी पर कुल 15 स्टाफ का पैटर्न होता है। अगर सीएचसी से आपको स्टाफ पैटर्न पूछेगा तो यहाँ पे 25 स्टाफ पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ओके, इस प्रकार के आपको नॉलेज भरा पॉइंट मिलता रहता है, वीडियो देखते हैं। तो कहता है एफएचएसएस प्रोग्राम का संबंध है। कहता है एफएचएसएस प्रोग्राम का संबंध किससे है। एडोलेसेंट हेल्थ से, मैटरनल हेल्थ से, एडिक्शन रोकथाम, इम्यूनाइजेशन सर्विस से। तो एएफएचएस प्रोग्राम जो है यह एडोलेसेंट से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
10वां नंबर है, कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAFHS। जो ऊपर अभी आप देखे हैं ना कि यह किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे देख लीजिए यह जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। तो AFHS का फुल फॉर्म होता है A फॉर एडोलेसेंट, F फॉर फ्रेंडली, H फॉर हेल्थ और S फॉर सर्विस। A फॉर एडोलेसेंट, F फॉर फ्रेंडली, H फॉर हेल्थ और S फॉर सर्विसेज। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए वहां पे एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड AFHS दिया गया था, ओके ना। आगे चलते हैं, 11 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही है, मतलब कौन सा वाक्य इसमें सही है। व्यक्ति का फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर्यावरण पर काफी हद तक निर्भर करता है, बिल्कुल सही बातें हैं। वायु में प्रदूषण की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का पोल्यूशन फ्री होना जरूरी है, यह भी बात सही है। तो इस प्रकार से सभी सही है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कथन वाला भी हम लाते हैं क्वेश्चन इसी के लिए, ताकि आपको कथन वाला क्वेश्चन को सोचना पड़ता है, जिससे आपके अंदर विकास होगा। निम्न में से सेफ वाटर की विशेषता, मतलब सुरक्षित जल का क्या विशेषता है। इसमें पैथोजन अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। पैथोजन मतलब जो रोग उत्पन्न कर सकता है। यह हार्मफुल केमिकल रहित होता है, मतलब यह जो है केमिकल फ्री होता है, इसमें केमिकल नहीं होता है, ये भी सही है। यह मशीन जो है यह ऑडोर लेस होता है, मतलब यह मशीन जो है इसमें मशीन से प्यूरिफायर नहीं होता है, इसलिए उपरोक्त सभी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी एक सेफ जल में यह सब जो है होते हैं, सही बातें हैं। आगे है 13 नंबर का प्रश्न, बहुत शानदार है कि निम्न में से जल का यूज है पीने में, कृषि कार्य है तो उद्योगों में, तो जल का तो काम सभी में है, उद्योग में भी, कृषि में भी, पीने में भी, ठीक है। डी सही है। 14 है, निम्न में से पर्यावरण के बायोलॉजिकल कंपोनेंट में शामिल है। बायोलॉजिकल मतलब जैविक घटक कौन सा है पर्यावरण का। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु आदि, बिल्कुल सही है, पर्यावरण का यह घटक है। बी नंबर है जल, वायु, मृदा, इमारतें, कल कारखाने आदि, ठीक है। नहीं, कल कारखाने ये सब नहीं होता है पर्यावरण में, पर्यावरण को यह दूषित करता है, बायोलॉजिकल कारक नहीं है। सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़िवादी, ये भी गलत है, ठीक है। धुआं, धूल, धुआं आदि गैसें, यह सब भी जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है, लेकिन ऊपरा वाला ठीक था। पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु, ये सब तो पर्यावरण में होते ही हैं, इनके बिना न पर्यावरण है और पर्यावरण के बिना ये नहीं है, ठीक है, इसलिए सही है। 15 नंबर है, निम्न में से ART विधि है। ART क्या विधि है आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल यूटेराइन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रो ट्रांसफर, जिमेटी इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, उपरोक्त में से सभी। तो ART जो विधि है इनमें से सभी है, यह खासकर जो है आपको मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है। जो व्यक्ति को एक महिला में ART विधि उपरोक्त में से सभी के लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16, निम्न में से नर युग्मक क्या है, मतलब नर का जो है इसमें से युग्मक कौन सा है। सीमेन, ये बीज, यह भी नर में पाया जाता है। नर मतलब क्या होता है, पुरुष। सीमेन पुरुष में होता है, शुक्राणु भी पुरुष में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और स्पर्म, ठीक है। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए नर का जो युग्मक है जिसके द्वारा बच्चा जो है पैदा हो सकता है, तो वह स्पर्म, शुक्राणु होता है। अगर सीमेन है उसमें स्पर्म के काउंट कम जाता है तो बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो स्पर्म जरूरी होता है युग्मनज के लिए, ठीक है। 17 है, निम्न में से शुक्राणु किस पदार्थ में पाए जाते हैं। सीमेन में, बाइल में, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड में, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताए हैं कि बीड में ही जो है स्पर्म होते हैं, स्पर्म काउंट इसी सीमेन एनालिसिस के जरिए होता है, तो सीमेन में होता है, ठीक है। 18 है एपिमिनोरिया, ठीक है। एपिमिनोरिया का क्या अर्थ है। इंडोमेट्रियम की मासिक क्षति होने के बाद भी मेंस्ट्रुएशन ब्लड का बाहर की ओर नहीं आना, किसी ज्ञात एनाटॉमिकल या ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की अनुपस्थिति में भी यूट्रस से एब्डोमिनल ब्लीडिंग होना, ओके। मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद हो जाना, मासिक चक्र की अवधि का 28 से 30 दिन से घटकर 21 दिन या इससे कम हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। एपिमिनोरिया का मतलब होता है, देख लीजिए, एपिमेनोरिया का मतलब होता है कि सामान्य से मासिक धर्म का जो समय है घट जाना। जैसे 28 से 30 दिन माना जाता है इस बीच में, लेकिन यह घट के 21 दिन या इससे भी कम हो जाएगा तो एपिमेनोरिया कहते हैं, ठीक है, ओके। 19 है, टेस्टिस का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। माय डियर, वृषण का इन्फ्लामेशन प्रदाह क्या कहलाता है, और ऑर्काइटिस कहलाता है, याद रखिएगा। वृषण जो कि पुरुष में होता है, ठीक है। 20 नंबर है, सीमेन में स्पर्म की अनुपस्थिति क्या कहलाता है। मतलब सीमेन जो है
बीज में अगर स्पर्म अगर नहीं है, अनुपस्थिति है, तो क्या कहलाता है? और पहले समझ लीजिए, सीमेन में अगर स्पर्म नहीं है तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो इसी को, सीमेन में अगर स्पर्म उपस्थित नहीं है तो उसको क्या कहते हैं मेडिकल भाषा में? क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं, ऑर्काइटिस कहते हैं, एजुस्पर्मिया कहते हैं। तो माय डियर, सीमेन में अगर स्पर्म नहीं है तो उसे एजुस्पर्मिया कहते हैं, याद रखिएगा, एजुस्पर्मिया। ठीक है। 21 नंबर है, निम्न में से मादा युग्मक है। मादा युग्मक मतलब फीमेल का युग्मक कौन सा है जिसके द्वारा बच्चा जो है पैदा हो सकता है? ठीक है। स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन, इम्ब्रो। तो अंडा, अंडा जो है बनता है, अंडाशय से अंडा निकलता है और यह वेट करता है मेल के जो है स्पर्म का। तो अंडा जो है फीमेल का यह युग्मनज के रूप में है जो बच्चे के लिए निषेचन के लिए इंतजार करता है। ठीक है। 22 नंबर है वेजिनल। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है कि वेजाइनल ट्राइकोमेनियास के कारण क्या है? ठीक है। कहता है कि वेजाइनल ट्राइकोमोनियसिस का क्या मतलब है? माय डियर, कैंडिडा अल्बिकेंस, ठीक है, ट्राइकोमेनियास, वेजिनेलिस, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो वेजाइनल ट्राइकोमोनियास है यह एक संक्रमण है वेजिना का। ठीक है। तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, बी है, नाम से ही है, ट्राइकोमेनियास वेजिनेलेसिस। ठीक है। ट्राइकोमेनियास ब्राइजोनेलेसिस, यह उल्टा कर दीजिएगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 23 नंबर, निम्न में से मोनीलियासिस का क्या कारण है? आप लोगों को बता दें कि मोनीलियासिस को हम लोग ओरल थरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल थरस, मुख पाक जो बच्चे में होता है। तो मोनीलियासिस को दूसरा नाम ओरल थरस होता है और इसके होने का कारण होता है कैंडिडा अल्बिकेंस। ठीक है। क्या होता है? देख लीजिए, कैंडिडा। ठीक है ना, कैंडिडा, केंद्र नहीं होगा, केंद्र नहीं होगा। ठीक है, केंद्र नहीं होगा। कैंडिडा अल्बिकेंस इज द राइट आंसर फॉर मोनीलियासिस या ओरल थरस। 24 नंबर का है, कहता है जाइगोट से बेलास्ट्रोम बनने की प्रक्रिया किस प्रकार का सेल डिवीजन द्वारा होता है? माय डियर, जो जाइगोट होता है युग्मनज, इससे बेलास्टोमेयर बनने की प्रक्रिया, बेलास्टोमेयर बनने की प्रक्रिया किस प्रकार का सेल डिवीजन द्वारा होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री या अर्धसूत्री। इस दौरान किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो माय डियर, जब एक से दूसरे रूप बनता है तो सेल डिवीजन तो होगा ही। तो जाइगोट से ब्लास्टोमेयर बनने को समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। 25 है, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर का निर्माण लगभग कितने समय बाद होता है? तो जाइगोट से ब्लास्टोमेयर बनने का जो निर्माण है लगभग यह 30 घंटे लगते हैं। ठीक है, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर। 26 नंबर है, जाइगोट से मोरूला बनने में लगभग कितना समय लगता है? याद रखिएगा, ब्लास्टोमेयर हो, मोरूला हो, यह जाइगोट से बनता है। तो जाइगोट से अगर ब्लास्टोमेयर बनेगा तो 30 घंटा और जाइगोट से अगर मोरूला बनेगा तो इसके लिए लगभग 96 घंटा। ठीक है ना, समझ सकते हैं, 4 दिन। 27 नंबर है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान बनने वाली स्ट्रक्चर का सही क्रम क्या है? मतलब जब भ्रूण का विकास होता है तो उस दौरान जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है? ए नंबर है, युग्मनज, ब्लास्टोमियर्स, मोडालोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोमियर अभी ऊपर देखे हैं, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्टमला, ब्लास्टोमियर्स, युग्मनज, मोडुला, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर्स, युग्मनज, पास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमियर्स, मोरुला। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, युग्मनज है, ब्लास्टोमियर्स है और मोडला एस्टोसिस्ट है। आप पढ़े हैं कि युग्मनज से ब्लास्टोमियर बनने में 30 घंटा और युग्मनज से मोडालोसिस बनने में जो है 96 घंटा। तो इससे भी समझ सकते हैं, युग्मनज है, ब्लास्टोमेयर है और फिर मोडला एस्टोसिस्ट है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 28 है, कहता है डेस्डुआ का संबंध किससे? देखिए, ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये आपके मिडवाइफरी का है। ठीक है ना, मिडवाइफरी का तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि आपके मिडवाइफरी भी पढ़ना है एएनएम सेकेंड ईयर में, तो उसी से रिलेटेड है। देखिए, डेसुडा, ठीक है ना, डेसुडिया का संबंध किससे है? यूट्रस का पेरीमेट्रियम लेयर से, यूट्रस मायोमेट्रियम लेयर से, यूट्रस का एंडोकार्डियम लेयर से। गलत है, एंडोकार्डियम तो हृदय का होता है, यूट्रस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर से। तो माय डियर, जो डेसुडा होता है, जो एक झिल्ली के रूप में ऊतक का बना होता है, यह यूट्रस का आंतरिक लेयर होता है। ठीक है, इसी से संबंध होता है डेसुडा का, समझ गए।
29 है, डेसूडा नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की तुलना में लगभग 2 गुना ठीक होता है, 4 गुना ठीक होता है, 8 गुना ठीक होता है, आधी मोटाई युक्त होता है। मतलब कह रहा है कि जो डेसूडा होता है वह नॉन प्रेग्नेंट के समय यूट्रस का जो है तुलना में लगभग कितना गुना मोटा होता है, ठीक है। तो लगभग जो है 4 गुना होता है। मतलब जो यूट्रस होता है, अगर कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो नॉन प्रेग्नेंट के समय यूट्रस से लगभग 4 गुना थिकनेट होता है डेसूडा का, ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर है, निम्न में से प्रेगनेंसी से संबंधित फ्लूइड कौन सा है? पेरिटोनियल, एमनियोटिक, प्लूरल और सेरिब्रो स्पाइनल। तो पता होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड बच्चा के चारों ओर से यूट्रस में घेरा रहता है, तो यही प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। पेरिटोनियल द्रव होता है जो पेरिटोनियल में भर जाता है, ठीक है। प्लूरल द्रव जो होता है फेफड़ा में भरता है, ठीक है, फेफड़ा के कैविटी में। सेरिब्रो स्पाइनल होता है जिसे हम लोग CSF भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब चीजें हैं। बाकी चलिए 31 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है। फीटल डेवलपमेंट के दौरान किस अवधि पर फीटस में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है? अब यहाँ पे कह रहा है कि जब फीटल का विकास होता है तो जैसे ही फीटल जो है अपना रूप लेने लगता है, विकास होने लगता है, तो कितने समय के बाद जो भ्रूण होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो लगभग भ्रूण के डेवलपमेंट के 2 से 3 सप्ताह होने पर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ये चीजें याद रखिएगा। आगे है 32 नंबर, फीटल डेवलपमेंट के दौरान किस अवधि पर फीटस में हार्ट रेट सुनाई देता है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि फीटल के विकास में, डेवलपमेंट में लगभग 5 सप्ताह में हार्ट जो है धड़कन सुनाई देने लगता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेन कारण क्या है? माय डियर CAD, इसको CAD कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका होने का मेन कारण जो होता है वह मायोकार्डियल इस्केमिया होता है, ठीक है। मायोकार्डियल इस्केमिया से क्या समझते हैं कि जो हार्ट होता है उसमें ब्लड पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है, ब्लड जो है कम जाता है सर्कुलेशन, और उस कंडीशन में दर्द उत्पन्न होने लगता है, तो वही मायोकार्डियल इस्केमिया कहते हैं कि हृदय को ब्लड जो है प्रवाह कम जाना मायोकार्डियल इस्केमिया होता है। और इस जो है उसका ये होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेन कारण मायोकार्डियल इन जो है इस्केमिया ही होता है, ठीक है। 34 है, मायोकार्डियल इस्केमिया से आप क्या समझते हैं? देखिए अर्थ भी आइए गया, हम ऊपर समझाएं, यहाँ पे आ भी गया, तो इसीलिए हम कहते हैं पढ़िएगा तो कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। मायोकार्डियम की जन्मजात उपस्थिति, मायोकार्डियम को इन्फ्लामेशन, मायोकार्डियल टिश्यू का इनएडुकेट ब्लड सप्लाई, और मायोकार्डियल की साइज की बढ़ जाना। तो वही है मायोकार्डियल टिश्यू का इनएडुकेट ब्लड सप्लाई, वही है कि ब्लड सप्लाई कम जाता है या रुक जाता है मायोकार्डियल टिश्यू यानी हृदय के मध्य परत में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे हम इस्केमिया भी कहते हैं, ठीक है। 35 है, निम्न में से क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब होता है लंबे समय की बीमारी, जो नॉन कम्युनिकेबल है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो इसमें से सभी रोग जो है लंबे समय का है, लेकिन यह सब के सब जो है नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब संचारित नहीं है कि एक से दूसरे में संचार कर जाएगा, ट्रांसपरेट हो जाएगा, ठीक है। 36 है, निम्न में से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो रिस्क नहीं है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए? डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, यह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी वाला डिजीज वाले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर रिस्क फैक्टर बढ़ता है, तो लो होने पर, डिक्रीज होने पर तो यह रिस्क फैक्टर नहीं है रहेगा, ठीक है। तो स्मोकिंग, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, फैटी ब्लड का अधिक सेवन, ये फैटी फूड का यह भी रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन नहीं है, तो डिक्रीज, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब डिक्रीज करेगा तो यही रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब यह सुरक्षित होता है। एक हार्ट वाले पेशेंट को, कोरोनरी आर्टरीज के डिजीज वाले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचा होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी यह तीनों सब तो घातक ही है, ठीक है। 37 नंबर देखिएगा, बहुत शानदार है, निम्न में से नर्वस सिस्टम रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल, मतलब इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है जो नॉन कम्युनिकेबल है? CAD, CVA, डायबिटीज मेलाइटिस और अस्थमा। तो माय डियर नर्वस सिस्टम के रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो हमारा CVA है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें ये सब जो है आपके सर्कुलेटरी डिजीज है, ठीक है, मतलब भास्कुलर रक्त वाहिका का डिजीज है, लेकिन या ये श्वसन का डिजीज है। लेकिन बात किया जाए यहाँ पे CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो होता है यह हमारा नर्वस सिस्टम का रोग है, ठीक है।
आगे चलते हैं। 38 है, निम्न में से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वही चीजें हैं जो ऊपर में बताया, रक्त वाहिका का बीमारी, रक्त संचार वाला बीमारी, रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है, CAD, CVA, डायबिटीज मिलाइटिस, अस्थमा। तो देखिए अस्थमा आपका श्वसन का है, डायबिटीज मिलाइटिस है तो कार्डियोवास्कुलर का ही, लेकिन यह जो है तो आपका CAD जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यही राइट आंसर है। 39 नंबर का है, निम्न में से हाइपरटेंशन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है, कहता है कि इसमें से हाइपरटेंशन का जो है रिस्क फैक्टर कौन नहीं है, बताइए। एज, हाई इनटेक ऑफ फैट, एल्कोहल कंजप्शन, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो माय डियर हाई इनटेक फैट, फैट वाला ज्यादा भोजन बिल्कुल हाइपरटेंशन का है यह कारक। एल्कोहल का कंजप्शन, यह भी आपको हाइपरटेंशन को बढ़ा सकता है, रिस्क है इसमें। फिजिकल अगर इनएक्टिव है आप, सक्रियता नहीं है, तो यह भी बढ़ा सकता है हाइपरटेंशन को। लेकिन एज जो है यह रिस्क फैक्टर नहीं है हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 40 है, कहता है निम्न में से हाइपरटेंशन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर पूछ रहा है कि कौन सा हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर है। एज नहीं है, अभी ऊपर देखे हैं। फैमिली हिस्ट्री यह भी नहीं है, देखे हैं। सेक्स यह भी नहीं है। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। डी आंसर सही हो जाएगा, चूंकि स्मोकिंग कीजिएगा तो आपका हाइपरटेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, रक्त वाहिका में जमाव होगा तो बढ़ेगा ही। 41 है, एक्यूट EMI को इस नाम से भी जानते हैं। माय डियर एक्यूट EMI का मतलब होता है कि अचानक से जो मायोकार्डियल इन्फारक्शन है, EMI का मायोकार्डियल इन्फारक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी इसे हम लोग शॉर्ट में दूसरे नाम से हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, यह भी हार्ट का ही प्रॉब्लम है। हार्ट फेलुअर भी हार्ट का ही प्रॉब्लम है। कार्डियक डिसअर्थेमिया, यह भी हार्ट का ही है, लेकिन EMI को हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 42 है, विटामिन C को इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, तो एस्कॉर्बिक एसिड पता होनी चाहिए। विटामिन B1 थायमिन के नाम से जानते हैं। साइनोकोबालामिन, ठीक है ना, विटामिन आप लोग को पता होना चाहिए। B12, तो ये सब याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 43, ह्यूमन बॉडी में आयरन का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मतलब सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में आयरन का शोषण कहाँ पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, पैंक्रियाज में। तो माय डियर पता होना चाहिए आयरन का सबसे ज्यादा जो कंजप्शन होता है बॉडी में वह छोटी आंत में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 44 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है, यह सब न्यूट्रिशन वाला है। निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी का मेन सोर्स है। तो माय डियर निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी का मेन सोर्स है, तो इसमें से कौन सा पोषण जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा का मेन स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें है जो ऊर्जा देता है। प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिनरल भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, आंसर सही है। आगे चलते हैं। 45 है, निम्न में से कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी का गुड सोर्स है। अब यहाँ पे गुड सोर्स नहीं है, ऊपर में था और यहाँ पे नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट तो है ही सबसे ज्यादा एनर्जी का, तो ये तो होगा नहीं। प्रोटीन, ठीक है, फैट, मिनरल। तो सबसे ज्यादा जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन, और मिनरल जो है गुड सोर्स नहीं है किसका, किसका, एनर्जी का, ठीक है, याद रखिएगा। 46 है, निम्न में से कौन सा फूड आयरन का अच्छा सोर्स नहीं है। आयरन का पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आयरन का जो है अच्छा सोर्स नहीं है। दूध, मछली, पालक, मेथी। तो माय डियर दूध में जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, आयरन का अच्छा स्रोत नहीं है, बाकी ये सब आयरन पाया जाता है इस समय, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग वाला क्वेश्चन है। इनमें से अगर पूछेगा ना तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। केवल वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ, फूड और प्लांट ओरिजिन का सेवन करने से कौन से डिजीज होने की रिस्क बढ़ जाती है। मतलब इनमें से सिर्फ आप फूड में, भोजन में सिर्फ पेड़ पौधे से लेने वाला अगर भोजन आप ले रहे हैं, जो भोजन सिर्फ पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता हो, तो उससे कौन सा रोग होने का रिस्क बढ़ जाता है। स्कर्वी, एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, और बेरी। तो इससे अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप प्लांट वाला, पौधा वाला अगर आप भोजन लेते हैं, अपने खाद्य पदार्थ में सिर्फ वनस्पति वाला भोजन लेते हैं, जैसे हो गया जैसे मान गया आपको पेड़ पौधे, पत्ती उत्ती से जो भोजन मिलता है, अगर वैसा भोजन सिर्फ शामिल कर रहे हैं तो कौन सा रिस्क फैक्टर होगा, डिजीज होगा, एनीमिया। एनीमिया में अगर आपके भोजन में जो है आयरन का कमी हो जाएगा, फॉलिक एसिड का कमी हो जाएगा, तो ये सबसे जो है आपके एनीमिया होते हैं। और यह सब पेड़ पौधे से जो है कितना प्राप्त कर पाइएगा, इसके लिए भोजन जरूरी है, ठीक है।
48 से निम्न में से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर नहीं है। अब इसमें से पोषक तत्व के कमी से कौन सा समस्या नहीं होता है? मरासमस पोषक तत्व से कमी से होता है, स्कर्वी यह भी है, ओबेसिटी और प्लेगरा। माय डियर, ओबेसिटी जो होता है यह आपके मोटापा को कहते हैं और यह न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का डिसऑर्डर नहीं है। बाकी मरासमस, स्कर्वी, प्लेगरा यह सब कुपोषण से होता है, यानी न्यूट्रिशन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए 49 से निम्न में से फूड सब्सटेंस में विटामिन सी का मैक्सिमम अमाउंट किसमें पाया जाता है? विटामिन सी का इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होगा? एप्पल जूस, कैरेट जूस, ऑरेंज जूस, बनाना जूस। तो आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा इसमें खट्टा कौन है? ऑरेंज है, और खट्टा में ही विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, 50 नंबर है और आज का आखिरी वीडियो है, बहुत शानदार है। निम्न में से बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला मेन फूड कौन है? कहता है कि कौन सा ऐसा इसमें फूड भोजन है जिसको खाने से पॉइजन होने का खतरा रहता है, क्योंकि उसमें बैसिलस पाए जाते हैं, कीटाणु पाए जाते हैं। फ्राइड राइस, बोटल राइस, ग्रीन राइस, बेक्ड पोटैटो। ठीक है, तो अगर आप चावल को भूज कर खाते हैं तो वह बहुत घातक होता है, एक बात समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए कभी भी चावल को फ्राई करके बासी में पड़ जाए तो उसको फ्राई करके नहीं खाइए, क्योंकि उसमें बैसिलस पाए जाते हैं, कीटाणु जो भोजन को आपको पॉइजन बना देते हैं। आप बच इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उसको फ्राई कर देते हैं, फ्राई कर देते से थोड़ा जो है उसका पॉइजनिंग नष्ट हो जाता है। वरना अगर आप भोजन को, चावल को फ्राई करके खाते हैं तो उसमें बैसिलस सीरियस होने का खतरा रहता है, यानी फूड पॉइजनिंग इस बैसिलस सीरियस के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का मेरा 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया।